नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ फोकस पर आपका स्वागत है। आज इस करंट अफेयर्स सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि यूपी बजट 2025-26 है, जहां से हर एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वह आंकड़ों में पूछे जाएं, चाहे योजनाओं में। आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए अब हम बजट को देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बजट 20 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया। अच्छा, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट ये पेश किया गया है। और उसे पेश कौन करता है? इसे पेश करता है विधानसभा में वित्त मंत्री। और यहाँ जानने लायक यह बात है कि वित्त मंत्री इस समय कौन है। तो इस समय के वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना हैं, जो कि यहाँ पेश करते हैं यह बजट विधानसभा में। 8,8,736 ऐसे याद कर लीजिए, ये याद रहेगा। अब आ जाते हैं मुख्य बिंदु। तो मुख्य बिंदु की बात करें तो यहाँ काफ़ी मुख्य बिंदु यहाँ नज़र आते हैं। बजट में वैसे भी काफ़ी मुख्य बिंदुओं पर बात होती है, लेकिन हमें उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करनी है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसे मैंने पहले ही हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही हम ज़्यादातर ध्यान देंगे। बाकी जो पॉइंट्स हैं अगर आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं एक बार, लेकिन वहाँ से सवाल नहीं बनते हैं, तो हम ज़्यादातर ऐसे पॉइंट्स को छोड़ देंगे और वही पॉइंट्स हम कवर करेंगे जो परीक्षा में ज़्यादातर आते हैं। पहली बात करते हैं, मुख्यमंत्री नए बजट को सनातन धर्म के सर्वे भवन्तु सुखनी की अवधारणा के अनुरूप बताया है। वैसे ये सवाल भी नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि किस अवधारणा के रूप में मुख्यमंत्री ने इसे बताया है। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह आ रहा है कि जो ये बजट है 8,08,736 करोड़ रुपए का है, जो कि 2024-25 में जो बजट आया था उससे 9.8% अधिक है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि बजट पिछले बजट से कितना अधिक है, 9.8%। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय अब कितना है? 93,000 रुपये से अधिक हो गया है। मतलब पूरे साल में एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का कितना पैसा कमा लेता है? वह है उसका 93,000 रुपये से अधिक रुपये वो कमा लेता है एक व्यक्ति पूरे साल में। तो यह भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यह पूछे जाते हैं। बहुत से जगहों पे ऐसे सवाल आए हैं कि प्रति व्यक्ति आय, चाहे भारत का पूछा हो चाहे उत्तर प्रदेश का पूछा हो, तो पूछते हैं। अगर उत्तर प्रदेश से स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, बढ़ गया है पिछले साल से प्रति व्यक्ति आय। अब हम आ जाते हैं रिजर्व बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक है RBI, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें टैक्स कलेक्शन की बात किया गया था, कर प्राप्तियों की। तो उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देश में सबसे अधिक है, ये याद रखना। टैक्स कलेक्शन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ठीक है, ये मोटा मोटा याद रखिएगा। अब हम GDP की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो GDP है 2017-18 में वो 12.89 लाख करोड़ रुपए थे। ठीक है, जो कि अब बढ़कर 24-25 में 27.51 लाख रुपए रहने का अनुमान बताया गया है। मतलब काफ़ी बढ़ोतरी हुई है देखा जाए तो। ठीक है, तो यह चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक है। तो GDP क्या होता है? ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, पूरे राज्य में जो भी सामान उत्पादित किए जाते हैं उनका पूरा ब्यौरा होता है। तो 12.89 लाख रुपए का था, अब बढ़कर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 27.51 लाख करोड़ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भारत देश की GDP की वृद्धि दर कितनी है? 9.6% थी 2023-24 में, लेकिन उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर बताई गई है 11.6% रही है। इसका मतलब है उत्तर प्रदेश की जो GDP की जो ग्रोथ है वह देश की GDP की ग्रोथ से अधिक दिखाई जा रही है, 11.6%। ठीक है,
अब हम उत्तर प्रदेश के राजकोषीय घाटा की बात करते हैं, क्योंकि घाटा तो हो जाता है, हम खर्चा ज़्यादा करते हैं, है ना। और हमारे जो आय होती है ना, जो हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं पूरे राज्य का, उससे अगर हम खर्चा ज़्यादा करते हैं तो हमें यह घाटा होता है, तो इसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 2.97% है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के FRBM अधिनियम के अनुसार 3.5% की सीमा से कम है। इतना मतलब उन्होंने सीमा लगाई है, 3.5% की सीमा होनी चाहिए, लेकिन उससे वह कम है। आगे हम चल जाते हैं। प्राप्तियां और व्यय का सारांश जो दिया हुआ है, इसे आप मोटा मोटा देख लीजिए। कितनी प्राप्तियां हुई हैं, राजस्व प्राप्तियां क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, कर राजस्व क्या है। इससे क्योंकि ऐसे सवाल तो बनते नहीं हैं, बस आपको याद रखना है कि बजट कितने का था, कितना अधिक था पिछले बजट से, और GDP क्या रही है। तो इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे। अब आ जाते हैं, कुछ नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, जिनमें से अगर हम बताते हैं, पहले की जो योजनाएं हैं, कुछ पैसे या कितने रुपए किन योजनाओं को आवंटित किए गए हैं, यहाँ कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान देने लायक पॉइंट्स मिलेंगे। तो हम पहले देखिए शुरुआत करते हैं, तो ऊपर की चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम है, उसके लिए 1000 रुपये करोड़ की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 1000 करोड़ रुपए की। तो ये भी सवाल ऐसे पूछे नहीं जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, क्योंकि यह रोजगार चली जा रही है, तो इसके लिए इस साल इस बजट में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, तो यह है 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हथकरघा में खास चीज़ें बस यही याद करना है कि PM मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। PM मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क बनाने की स्थापना आगे कोशिश की जा रही है, जिसमें 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया जा रहा है। आगे हम चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम योजना के लिए 400 करोड़ रुपए, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 461 करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है, ये दोनों योजनाएं जो हैं, कॉरिडोर बन रहे हैं, उनके लिए आप मोटा मोटा याद कर लीजिए। ऐसी योजनाओं पर सवाल पूछे जाते हैं। अब हम आ जाते हैं जल विद्युत परियोजना के लिए। इसके लिए 3953 करोड़ रुपए आवंटित कर रखे हैं, जल विद्युत परियोजना। ठीक है, आगे बात की जा रही है कि जो एक्सप्रेस वे है ना, आगरा एक्सप्रेस वे को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए सरकार 900 करोड़ रुपए दे रही है। ठीक है, और अब गंगा एक्सप्रेस वे का विस्तार हरिद्वार तक किया जाएगा। यह भी ध्यान रखिए कि पहले आगरा एक्सप्रेस वे को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ना है, साथ ही साथ गंगा एक्सप्रेस वे को आगे बढ़ाकर हरिद्वार तक ले जाना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात हुई है। मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर, ये याद रखिए, कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बनने के चांसेस होते हैं। पर्यटन जैसे स्थलों की बात होगी, तब यहाँ पर ये सवाल करंट अफेयर का महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे आते हैं। जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जल जीवन मिशन के लिए। अब शिक्षा की बात करते हैं, तो PM श्री योजना के लिए 300 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, PM श्री योजना के लिए। और इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, जबकि था नहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ बलिया और बलरामपुर, ब से बलिया ब से बलरामपुर, याद रखिए, बलिया में ब ल दोनों आ रहा है और बलरामपुर में भी ब ल दोनों आ रहा है। तो ऐसे याद रहेंगे कि मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज की घोषणा कहाँ हुई है, बलिया और बलरामपुर। कृषि ग्रामीण विकास की बात करें तो हम यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। एक है मत्स्य संपदा योजना, इसके लिए 195 करोड़ रुपए, और स्वच्छ भारत मिशन के लिए 425 करोड़ रुपए दिए जाने की बात हो रही है। महिला एवं बाल विकास की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित की जाएगा। तो कि देखिए, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जो है, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है, स्पेशली मान लीजिए जो लड़कियां हैं, 12वीं की हुई लड़कियां, उनके लिए। तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, फ्री में स्कूटी दिया जाएगा उन लड़कियों को जो 10वीं 12वीं के बाद
आगे पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। किस लिए? ताकि वो ट्रैवलिंग का कॉस्ट या ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाती हैं, है ना। तो यातायात के लिए उनकी सुविधा को आसान करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपए को दिया जाना है, यह बात हो रही है। अब आ जाते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसके लिए 700 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की गई है। ये याद रखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए इस बार 700 करोड़ रुपए बजट में कहा गया है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सामाजिक विकास और जन कल्याण में। तो पीएम आवास योजना बहुत ज़्यादा हो गया है, इस पे सवाल बहुत बन गए हैं, तो मुश्किल है आना। हाँ, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। अब स्वास्थ्य की बात कर ले तो स्वास्थ्य में आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि प्रथम देश में प्रदेश में प्रथम कौन है, इन सब चीज़ों से सवाल बनते हैं। तो आयुष्मान जो कार्ड बनता है ना स्वास्थ्य चिकित्सा में, उसके लिए उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है ये बनाने वाला। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनने की घोषणा। मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं साइबर सुरक्षा और तकनीकी विकास में। तो यहाँ देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की बात हो रही है कि यह सिटी स्थापित की जाएगी उत्तर प्रदेश में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। फिर दूसरा है टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क, इसकी भी स्थापना की योजना की बात हो रही है। लखनऊ में AI सिटी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। लखनऊ में AI सिटी बनने जा रही है, तो AI सिटी कहाँ बनने जा रही है, तो आपको याद रखना है लखनऊ सिटी में, ठीक है। अब आ जाते हैं नगर निकाय और शहरों का विकास। तो यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लगेगा NCR की तरह स्टेट कैपिटल रीजन। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली के आसपास कुछ राज्यों के जो कुछ ये लिए गए हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लिए गए हैं, इसी तरह इसी को देखते हुए NCR नेशनल कैपिटल रीजन की तरह ही उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन बनाने जा रहा है, जिनमें 6 जिले लिए जा रहे हैं। अब इन 6 जिलों पर गौर कीजिए, कौन कौन से जिले आएंगे जिसमें स्टेट कैपिटल रीजन में यह सम्मिलित होंगे। तो पहला है लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। तो ये 6 नाम आप ज़रूर ध्यान रखिए। यह भी पूछ सकता है कि SCR में कौन कौन से ज़िले नहीं हैं, कौन से ज़िले नहीं हैं, 3 देकर के 1 ज़िला नहीं दिया रहेगा। तो आपको याद रखना है कि वो 6 ज़िले हैं कौन, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, ठीक है। अब आ जाते हैं पर्यटन और सांस्कृतिक विकास में। तो मैंने कहा था कि मथुरा वृंदावन कॉरिडोर याद रखिएगा, इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। वन पर्यावरण की बात करें तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमको ध्यान में रखेंगे, चाहे ये फॉरेस्ट रिपोर्ट हो वहाँ पर भी ये सवाल वहाँ से भी मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए पर्यावरण से सवाल बनेंगे तो भी यहाँ से बन सकते हैं अगर यूपी स्पेशल पूछना चाहे। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो वृक्षाधन प्रदेश है, मतलब फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर वहाँ भौगोलिक क्षेत्र का, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश क्षेत्र का 9.96% हो गया है, मतलब बढ़ गया है पिछली बार से। उत्तर प्रदेश वनावरण वनावरण मतलब फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, यह वृद्धि हुई है इनमें उत्तर प्रदेश का, तो यह पूरे देश में दूसरे स्थान पर आ गया है, ठीक है। गोरखपुर में देश का पहला गिद्ध जनजाति केंद्र स्थापित किया जा रहा है। गोरखपुर में पहला देश का गिद्ध जनजाति केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे ध्यान रखिए या नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे बिंदुओं में हमने जो चर्चा की है, ये सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ से सवाल बनने के पूरे चांस हो जाते हैं। तो आपने पढ़ना पूरा है और जो हाईलाइटेड बिंदु हैं उन्हें आप नोट करके रख लीजिए, ताकि यहाँ से आप कोई भी चीज़ें मिस ना कर पाएँ। तो यहाँ पर पहले पेज में हम आंकड़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि कितने का बजट है, 736 करोड़, ये से याद रखिएगा। और क्या है, कितना अधिक रहा है पिछले बजट से, 9.8% अधिक रहा है। प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है, 93,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय रही है या उससे अधिक।
ठीक है। टैक्स कलेक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा है पूरे देश में। जीडीपी, उत्तर प्रदेश की जीडीपी देश की जीडीपी से, भारत देश की जीडीपी से आगे है, 11.6% रही है। राजकीय घाटा, हाँ, उत्तर प्रदेश का राजकीय घाटा 2.97% है, जो कि 3.5 से कम है, जो कि रिजर्व बैंक ने एक अधिनियम बनाया था उससे कम आ रहा है। ठीक है। अब इस पर कोई अगर आपको सवाल हो या कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई या कुछ और समझना है, आगे कुछ इस बारे में पढ़ना है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि मैं इसके संबंधित, यूपी बजट के संबंधित कुछ और योजनाओं को ले आऊँ, तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊँगी। लेकिन आप जब हमें कहेंगे तब हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपने जो इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद, और इसी तरह बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करने वाली हूँ और इसी तरह हर रिपोर्ट्स ले आऊँगी और बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को आपको समझाऊँगी जो परीक्षाओं में आते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन अपडेट होता रहेगा, ताकि आप अगले आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए आप तैयार रहेंगे। करंट अफेयर से कोई सवाल आपका छूटेगा नहीं, चाहे कोई रिपोर्ट्स हो वह भी नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है। धन्यवाद आपका।